हेलो स्टूडेंट, रसायन विज्ञान की इस क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है स्टूडेंट, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। अब जैसा कि स्टूडेंट नाम से पता चल रहा है कि अनिश्चितता, यानी कि यह जो सिद्धांत है वो कहता है, यानी कि जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि हाइजेनबर्ग ने ही इस सिद्धांत को दिया था। इन्होंने इस सिद्धांत में कहा कि किसी भी एक समय पर परमाणु में किसी भी एक समय पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा उसके वेग का निर्धारण करना असंभव है। हम लिखेंगे स्टूडेंट कि किसी एक समय पर, यानी कि पर्टिकुलर एक टाइम पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा वेग का निर्धारण करना असंभव है। हम इसको कुछ सूत्र के द्वारा इसको प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट। इस प्रकार से हम स्थिति को प्रदर्शित करेंगे, गुणा वेग हम लिखेंगे जो कि ग्रेटर देन होगा h/4 के। हम इसको इस प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब क्योंकि जैसा कि हमने पिछले वाले क्लास में पढ़ा है कि संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान और यह वेग हो सकता है, तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे स्टूडेंट, जैसा कि हमने पी के रूप में दर्शाया गया है, ग्रेटर देन h/4 या हम इसको इस प्रकार भी लिखेंगे इस बात का आप ध्यान रखें। हम स्टूडेंट अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि स्थिति और वेग, यानी कि यह हमारे पास परमाणु की संरचना है, इलेक्ट्रॉन लगातार उसके पथों में चक्कर लगा रहे हैं। तो यह नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, अगर हम उसकी स्थिति ज्ञात करने जाएंगे तो उस क्षण उस इलेक्ट्रॉन की जो गति है यानी कि वेग है वो तीव्र होगा, जिसके कारण हम स्थिति तो ज्ञात कर लेंगे लेकिन उसका वेग का निर्धारण नहीं कर पाएंगे। अगर हम उसके वेग का निर्धारण करने जाएंगे तो उसकी हम स्थिति का पता नहीं लगा पाएंगे। हमारा अगला पॉइंट हम लिखेंगे स्टूडेंट, इस सिद्धांत के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यदि इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना की जाएगी तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता होगी। ध्यान रखिए आप, ठीक इसी प्रकार उल्टा कि यदि स्थिति की गणना करेंगे यानी कि स्थिति का पता लगाएंगे तो वेग में अनिश्चितता होगी, यानी कि यह वेग हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। अनिश्चितता, इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट एक बार। और इस प्रकार से अगर हमको इलेक्ट्रॉन के वेग और स्थिति की अगर हमें गणना करनी है तो हमें किसी एक ऐसे मापन की आवश्यकता होगी जो कि उससे कम हो। किस प्रकार से हम एक उदाहरण से समझेंगे कि इसके लिए हम समझते हैं कि ये हमारे पास कोई एक कागज का टुकड़ा है, यानी कि पेज समझ सकते हैं आप।
तो यह सिद्धांत कहता है कि जिस प्रकार कागज का जो टुकड़ा है, उस कागज के टुकड़े की मोटाई अगर हमको मापनी है, हम इसको बड़ा करके समझेंगे। ये कागज की मोटाई है, जो कि पतला ही होता है। तो यह सिद्धांत कहता है कि जिस प्रकार कागज की मोटाई मापने के लिए उस कागज की मोटाई से कम विमाओं के मापन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के स्थिति और वेग के निर्धारण के लिए उस इलेक्ट्रॉन की विमाओं से कम जो तरंग दैर्ध्य होगी उसकी आवश्यकता होगी। हम लिखेंगे जिस प्रकार, उदाहरण के लिए, कागज के टुकड़े की मोटाई मापने के लिए किसी ऐसे मापन की आवश्यकता होती है, ऐसे मापन की आवश्यकता होती है जो कागज की मोटाई से कम मापन हो। ठीक इसी प्रकार हमें इलेक्ट्रॉन के अगर स्थिति और समय ज्ञात करना है तो उससे विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग से प्रतिनिधित्व करना होगा। हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग ज्ञात करने के लिए विद्युत चुंबकीय विकिरण से प्रतिदीप्त करना होगा, प्रतिदीप्त करना होगा। लेकिन जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होगी उससे प्रतिदीप्त तो हम कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार कागज में क्या कहा गया कि कागज की जो मोटाई है उससे कम मापन हो तभी हम उसकी मोटाई ज्ञात कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग ज्ञात करने के लिए विद्युत चुंबकीय विकिरण की जो तरंग दैर्ध्य है वो इतनी कम होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की जो विमाएं हैं उनसे भी और कम हो। हम लिखेंगे यानी कि इलेक्ट्रॉन की विमाएं हैं उनसे इलेक्ट्रॉन की जो विद्युत चुंबकीय विकिरण की जो तरंग दैर्ध्य है उससे कम होनी चाहिए। हम लिखेंगे कि इसके लिए इलेक्ट्रॉन की विमाओं से विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य कम होनी चाहिए। अब यहां पर आप इस बात को समझे कि तरंग दैर्ध्य तो कम होगी लेकिन फोटोन की जो ऊर्जा होगी वो ज्यादा होगी, जिसके कारण वो जैसे ही इलेक्ट्रॉन पर टकराएगा यानी कि हम उसकी गणना करने के लिए टकराएंगे उसको, तो उस स्थिति में फोटोन की ऊर्जा ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता हो जाएगी। और उसी प्रकार हम उसी परिणाम पर पहुंच गए हैं कि जब हम स्थिति ज्ञात करेंगे तो वेग का निर्धारण नहीं कर पाएंगे। हम इस बात को लिखने का प्रयास करेंगे कि इस स्थिति में पॉइंट नंबर 5 बना के लिख सकते हैं आप। इस स्थिति में फोटोन की ऊर्जा यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन अधिक होगी और इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता होगी। यानी कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत यहां पर समाप्त होता है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे कि इस सिद्धांत के क्या क्या महत्व है, यानी कि वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत के क्या क्या महत्व बताए हैं उसको हम अगले जो पॉइंट है उसमें पढ़ेंगे। एक बार आप इसको नोट कीजिए स्टूडेंट। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत का महत्व इस प्रकार हम समझते आगे।
अब इस सिद्धांत का जो महत्व है वो क्या कहता है कि हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता सिद्धांत है वो प्रक्षेप पथ के अस्तित्व का खंडन करता है। अब प्रक्षेप पथ क्या है? यानी कि जब स्थिति और वेग में अनिश्चितता हो तो उसको हम उस पथ को हम प्रक्षेप पथ कहेंगे। हम लिखेंगे कि यह सिद्धांत प्रक्षेप पथ के अस्तित्व का खंडन करता है। अब यहां पर हम इस बात को तो समझ गए हैं कि इलेक्ट्रॉन की एक समय पर स्थिति और संवेग की गणना करना असंभव है, लेकिन अगर हमें उस इलेक्ट्रॉन के स्थिति और समय को अगर ज्ञात करना है, अगर उसके जो साथ में कार्य कर रहे हैं उनके बलों की अगर हमें जानकारी है, तो उन बलों की जानकारी के आधार पर हम उसकी स्थिति और समय का निर्धारण कर सकते हैं। हम लिखेंगे कि यानी कि कोई पिंड समझते हैं हम इस उदाहरण के तौर पर कि किसी पिंड की स्थिति और संवेग उस पर कार्य कर रहे बलों की जानकारी के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर आप इस बात का ध्यान रखें कि यह सिद्धांत सूक्ष्म पिंडों के लिए है, सूक्ष्म पिंडों के लिए है तथा स्थूल पिंडों के लिए नहीं है। स्थूल पिंडों के लिए नहीं है। हम यहां पर अनिश्चितता के लिए एक मान रखते हैं कि यदि हमारे पास जो द्रव्यमान है वो है 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, हम इसका मान रखते हैं डेल्टा एक्स और डेल्टा, ये स्थिति और ये वेग के लिए बताया गया है, यानी कि h/4 पाई और m। h का जो मान है वो हम यहां पर मान पुट करते हैं 6 पॉइंट, यानी कि प्लांक स्थिरांक के लिए बताया गया है 626 10⁻34 जूल। अब यहां पर 4 गुणा पाई का मान 3.14 इंटू द्रव्यमान दिया गया है हमारे पास 10 की घात -6, और जो लगभग हमारे पास जो मान प्राप्त होगा, क्योंकि हम गणना में इस क्लास में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, आप उसको बैठकर इसकी प्रैक्टिस लगातार कीजिएगा। इसका जो लगभग मान प्राप्त होगा वो होगा 10 की घात 28 माइनस और पर सेकंड, इस प्रकार इसका मान प्राप्त होगा। हम आगे एक मान और लेते हैं, यानी कि इसकी जो अनिश्चितता है वो ये प्राप्त हुई है हमको। पॉइंट नंबर 5, यानी कि अगर हमारे पास द्रव्यमान 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम हमको प्राप्त हुआ है। यहां पर आप इसको, सॉरी स्टूडेंट, इसको किलोग्राम लिखना होगा। अब यहां पर हम समझेंगे इसका मान ठीक इसी प्रकार रखा हमने, यानी कि 6.626 इंटू 10⁻34 4 गुणा 3.14 जो कि पाई का मान है, गुणा 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और ये जो मान है वो प्राप्त होता है हमको 10 की घात -8। अब इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट। स्टूडेंट यहां पर 4 प्राप्त होगा लगभग। इस प्रकार स्टूडेंट आगे का जो मान है वो होगा 10 की घात 4
मीटर स्क्वायर पर सेकंड बटे हुए 10 की घात -8 यानी कि मीटर, जो कि हमें 10 की घात 4 प्राप्त होगा। इस प्रकार स्टूडेंट आज की इस क्लास में हमने हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत तथा उस सिद्धांत के महत्व के बारे में विस्तारित रूप से पढ़ने का प्रयास किया। इसी प्रकार की और क्लासें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।